वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सुधीर जैन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आप सबका इस डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट में के लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली 2 वीडियो लेक्चर से लगातार बात कर रहे हैं वेल्डिंग जॉइंट के स्पेशल केसेस के बारे में। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसेंट्रिकली लोडेड वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने बात की इसेंट्रिकली लोडेड, तो सबसे पहले तो हम इसेंट्रिकली का मतलब समझें। इसेंट्रिक का मतलब है कि जब लोड की एक्सिस या हम कहें कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, यदि इस हमारे वेल्डिंग सेक्शन की जो सीजी बनती है पूरे के पूरे, इससे यदि पास नहीं करे तो हमारा जो लोड है वो इसेंट्रिक बन जाता है। तो इससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी कि जब भी कभी इस तरीके का पैटर्न बने कि लोड की एक्सिस और सिस्टम की एक्सिस आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करे, तो लोड का जो पैटर्न है वो इसेंट्रिक हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमने केस 1 कंसीडर किया है स्टूडेंट्स। केस 1 में हमने क्या किया है, एक टी जॉइंट मान लिया है जिसको एक एंड पर हमने कह दिया है कि वो फिक्स्ड है। ठीक है, ऊपर पिक्चर में आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। लेग और साइज ऑफ द वेल्ड को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, टी थ्रॉट थिकनेस से हमने रिप्रेजेंट किया है, और एल जो है पिक्चर में आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी लेंथ ऑफ वेल्ड, और लोड जहाँ पर लग रहा है वो वेल्डिंग से, या हम कहें कि जो प्लेट आपस में एक दूसरे से जो परपेंडिकुलर है उसकी डिस्टेंस लोड से क्या हो गई है, ई। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जब ये इस तरीके का सिस्टम बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, तो जॉइंट पर मल्टीपल स्ट्रेसेस पिक्चर में आ जाती है। मल्टीपल स्ट्रेसेस किस तरीके से, एक तो हमारा कौन सा हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस होगी, एक कौन सी स्ट्रेस होगी, लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट पिक्चर में आएगा उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस पिक्चर में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करें डायरेक्ट स्ट्रेस की, तो वो कौन सी होगी, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स P एक्टिंग एट द वेल्ड। ये सबसे पहली हमारी डायरेक्ट स्ट्रेस होगी। दूसरी स्ट्रेस होगी बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर P मल्टीप्लाइड बाई E। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ पर फेल होता है, थ्रॉट पर फेल होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास थिकनेस जो है वो मिनिमम होती है। तो हमने एरिया भी कैलकुलेट कर दिया है थ्रॉट पर, थ्रॉट थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वेल्ड। अब हमने फिलेट वेल्ड की बात की थी, डबल वेल्ड हो रहा है दोनों साइड में, हमने वहाँ पर ऊपर प्लान में आपको क्लियर दिखाया है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया हो जाएगा 2T इंटू एल। टी की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 0.707S, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो शुरुआत से चला आ रहा है। तो हमारा जो फार्मूला यहाँ पर बन गया वो बन गया एरिया के लिए 1.414S इंटू एल। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, लोड अपॉन एरिया। लोड P हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, और एरिया हमने लिख दिया है 1.414S मल्टीप्लाइड बाई एल। तो शियर स्ट्रेस बन गई P डिवाइड बाई 1.414S एल। ये हमारी शियर स्ट्रेस बन गई, या हम जिसे कहें कि प्राइमरी स्ट्रेस जो होती है वो यहाँ पर बन गई। अब हमें सेकेंडरी स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, या वो स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है जो बेंडिंग मोमेंट के कारण पिक्चर में आ रही है। तो बेंडिंग मोमेंट के केस में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के साथ साथ आपको सेक्शन मॉड्यूलस कैलकुलेट करना होगा। तो सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द वेल्ड मेटल थ्रू द थ्रॉट Z इज इक्वल टू T इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बोथ साइड वेल्ड है। ये फार्मूले हमने हमारी टेबल से लिए हैं, जो टेबल हमने पिछले ई लेक्चर में आपको दिखाई। तो यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, हम T की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो T की वैल्यू को यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर और उससे इस फार्मूले को रिकैलकुलेट करूं, तो ये मेरा फार्मूला बन जाता है Z का S इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4.242। तो यहाँ पर ये बड़ी आसानी से क्लियर आपके समझ में आ गया होगा कि हमारा Z पिक्चर में आ गया है यहाँ पर, और बेंडिंग मोमेंट हमारा P इंटू ई, ये पहले से हमने कैलकुलेट कर रखा है, बता रखा है आपको। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, सिग्मा B इज इक्वल टू M बाई जेड। M की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं, Z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो अब मेरा फार्मूला यहाँ पर बन गया स्टूडेंट्स 4.242 P
मल्टीप्लाइड बाय ई डिवाइड बाई एस इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि दो तरीके की स्ट्रेसेस पिक्चर में आ गई है। तो दो तरीके की स्ट्रेसेस जब पिक्चर में आ जाती है तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकालते हैं। तो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस का फार्मूला कौन कौन सी दो स्ट्रेसेस हो सकती है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो सकती है सिग्मा टी मैक्सिमम, इसका फार्मूला हमारा होता है सिग्मा टी डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा टी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टॉ का स्क्वायर। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी हो तो टॉ मैक्सिमम की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टॉ स्क्वायर। तो ये दोनों स्ट्रेसेस मैक्सिमम स्ट्रेसेस है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये आगे हम जब बढ़ेंगे तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर हम इसे और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा केस लें तो यहाँ पर हमने किस तरीके से कंसिडर किया है इसेंट्रिक लोडिंग को, यहाँ पर ये आगे डायग्राम से आपको देख। तो ये देखो डायग्राम किस तरीके का बना है। ये जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है ये डायग्राम किसका था, पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए हम इसको बना रहे थे। लेकिन पैरेलल फिलेट वेल्ड के केस में इसकी जो जी से गुजरने वाली जो रेड लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहीं पर मैंने पहले लोड पी को लगाया था। अब देखो स्टूडेंट्स लोड पी कहाँ चला गया, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर चला गया। इसका क्या मतलब हो गया, अब ये एक्सिस इस एक्सिस से पास नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है, तो इसेंट्रिक लोड बन गया। अपर साइड, बॉटम साइड और टॉप साइड दोनों साइड में हमने यहाँ पर वेल्डिंग परफॉर्म कर दी है। वेल्डिंग की साइज को एस से रिप्रेजेंट कर दिया है। पी हमने इसेंट्रिक लोड बता दिया है। ई इसेंट्रिसिटी की डिस्टेंस बता दी है हमने। इसेंट्रिसिटी की डिस्टेंस कहाँ आ गई, जी से, और पी लोड की एक्सिस और जी की एक्सिस दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। एल लेंथ ऑफ सिंगल वेल्ड लोअर साइड में, अपर साइड में, एच साइज और लेग ऑफ द वेल्ड, टी थ्रॉट्स की थिकनेस। ये सारी चीजें यहाँ पर हमने आपको क्लियर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताई है। तो अब इस डायग्राम का जब हम एनालिसिस करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर P हमने ऊपर लगाया था, तो इस P के इफेक्ट को कंसिडर करने के लिए इफेक्ट कहाँ पर कंसिडर करने पड़ेगा, CG पर। तो CG पर हमने P का इफेक्ट जब कंसिडर किया तो हमने क्या माना कि दो लोड इक्वल टू P, P1 और P2 जो दोनों अपोजिट हैं। इसका मतलब अपने आप अगर मैं इन दोनों लोड्स को कंसिडर करूंगा तो काउंटर बैलेंस कर देंगे पूरे फिगर को। तो इसलिए हमने यहाँ पर P1 P2 दोनों को इक्वल माना है और CG के ऊपर हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है। तो P1 का जो इफेक्ट है वो क्या आता है, क्योंकि P1 और P दोनों की दोनों एक्सिस पैरेलल है एक दूसरे के और एक ही डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। और इफेक्ट ऑफ लोड P2 वो क्या करेगा, एक टर्निंग मोमेंट बना देगा, ठीक है, विच टेंड टू रोटेट द जॉइंट अबाउट CG ऑफ द वेल्ड सेक्शन या वेल्ड सिस्टम, ठीक है। और ड्यू टू दिस मोमेंट सेकेंडरी स्ट्रेसेस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो डायरेक्ट और प्राइमरी शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, टॉ1 लोड अपॉन थ्रॉट एरिया, जो हमने पहले किया वही सेम काम। P अपॉन ए का फार्मूला 2T इंटू एल, क्योंकि डबल वेल्ड हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और फार्मूला फिर से वही बन जाएगा P अपॉन 1.414 S इंटू एल। तो ये हमारी डायरेक्ट और प्राइमरी शेयर स्ट्रेस बन गई टॉ1। क्लियर, आगे बढ़े हम, तो हमारी जो सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस है वो टॉर्क टी के कारण होगी। कहाँ पर होगी, एट एनी सेक्शन, और ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम जी के प्रोपोर्शनल होगी। तो हमने टॉर्क टी के कारण जो स्ट्रेस पिक्चर में आ रही है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर टॉ2 अपॉन R2 इज इक्वल टू टॉ अपॉन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये फार्मूले को हम रीअरेंज कर दें, टॉ2 को हमने क्या कह दिया है, शेयर स्ट्रेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस R2। ये पिक्चर में हमने वहां पर R2 और R सब चीजों को डिस्प्ले किया हुआ है। तो अब हमने क्या किया, और आगे बढ़ते हुए इसको छोटे सिस्टम के ऊपर स्ट्रेसेस को कंसिडर करते हुए उसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द होल सिस्टम के लिए, जिससे कि हमारा जो सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस था वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एज्यूम ए स्मॉल सेक्शन ऑफ वेल्ड हैविंग एरिया DA एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम G। ये वेल्ड का छोटा एरिया हमने DA माना है। तो शेयर स्ट्रेस ऑन दिस स्मॉल सेक्शन कितना हो जाएगा, टॉ मल्टीप्लाइड बाय DA।
और इस पर टर्निंग मोमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, तो डी टी इज इक्वल टू टॉ इंटू डी ए इंटू आर। टॉ की वैल्यू को मैं टॉ टू के रूप में जो पहले हमने फार्मूला बनाया है उसके रूप में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा टॉ टू अपॉन आर टू इंटू डी ए इंटू आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं ओवर द होल वेल्ड एरिया जिससे कि कंप्लीट टॉर्क आ जाए मेरा, तो टी हमने इंटीग्रेट कर दिया है और इफेक्टिवली टी किसके बराबर था बेसिक सिस्टम के अंदर हमारा, P मल्टीप्लाइड बाई ई के। और जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो कॉमन निकाल दिया हमने, टॉ टू अपॉन आर टू कॉन्स्टेंट वैल्यूज है और अंदर रह गया आर स्क्वायर डी ए, और आर स्क्वायर डी ए को मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बेसिकली फार्मूला वही बना जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, टी अपॉन जे इज इक्वल टू टॉ अपॉन आर, लेकिन इसको हमने स्मॉल सेक्शन पर मानकर होल सेक्शन पर, होल वेल्ड एरिया पर इंटीग्रेट करते हुए आपको इसको रिप्रेजेंट किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या कह दिया, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थ्रॉट एरिया अबाउट जी ऑब्टेन्ड बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो नाउ शियर स्ट्रेस ड्यू टू टर्निंग मोमेंट टॉ टू कितनी हो गई, ऊपर वाला जो फार्मूला है इसी को हमने वापस से रीअरेंज करके लिख दिया है, टी अपॉन जे इंटू आर टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, टी की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा पी इंटू ई के बराबर, और ये सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब दो अलग अलग शेयर स्ट्रेसेस आ गई, टॉ वन और टॉ टू। डायग्राम में हमने वहाँ पर दिखाया है कि एक थीटा एंगल पर एक्ट कर रही है, तो रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस एट ए अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो इसका फार्मूला हम बेसिक हमारी जो थ्योरम है वहाँ से बना सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टॉ वन स्क्वायर प्लस टॉ टू स्क्वायर प्लस टू टॉ वन टॉ टू कॉस थीटा, और थीटा एंगल बिटवीन शेयर स्ट्रेस वन और शेयर स्ट्रेस टू, और कॉस थीटा को उस डायग्राम से यदि मैं निकालना चाहूँ तो आर वन अपॉन आर टू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया होगा। और वो जो हमने वहाँ पर जे मेंशन किया जिसकी वैल्यू को हमने लिखा था आर स्क्वायर डी ए, इसकी वैल्यू को हम हमारे न्यूमेरिकल टर्म्स में यदि कैलकुलेट करना चाहें तो हमने कहा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम जे की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जे को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है टू, क्यों, क्योंकि डबल फिलेट वेल्ड है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई एक्स एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। आई एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ए इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12 और ए एक्स स्क्वायर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी नोन होगी, और x को हम क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करके हम j की वैल्यू को कैलकुलेट। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ पर फेल होता है, थ्रॉट पर फेल होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास थिकनेस जो है वो मिनिमम होती है। तो हमने एरिया भी कैलकुलेट कर दिया थ्रॉट पर, थ्रॉट थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वेल्ड। अब हमने फिलेट वेल्ड की बात की थी, डबल वेल्ड हो रहा है दोनों साइड में, हमने वहाँ पर ऊपर प्लान में आपको क्लियर दिखाया है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया हो जाएगा। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सुधीर जैन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आप सबका इस डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट में के ई लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। हम पिछली 2 वीडियो लेक्चर से लगातार बात कर रहे हैं वेल्डिंग जॉइंट के स्पेशल केसेस के बारे में। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसेंट्रिकली लोडेड वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में।
बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे सब्स्टिट्यूट करके, तो बेंडिंग स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई जेड। एम की वैल्यू नोन है, जेड की वैल्यू नोन है, सब्स्टिट्यूट कर दी तो सिग्मा बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस आ गई। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 25 मेगापास्कल, और बाकी डाटा हमने कैलकुलेट किए हैं। तो इस इक्वेशन में यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये एस की टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से लैग और साइज ऑफ द वेल्ड को आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 12.8 mm। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड, इसेंट्रिक लोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके BTER में। उसने आपको पूछा है एग्जाम में कि इसेंट्रिक लोडिंग में यदि डिजाइन करनी हो तो किस तरीके से करेंगे, डिजाइन प्रोसीजर उसने जानना चाहा है। तो डिजाइन प्रोसीजर केस 1 के लिए भी बता सकते हैं, केस 2 के लिए बता सकते हैं, दोनों पूछे जाए तो दोनों के लिए आपको वहां पर उसको एक्सप्लेन करना होगा। और इसको हमने एक छोटा सवाल लेकर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। ठीक है स्टूडेंट्स।